वंदे मातरम दोस्तों। आईएमपी बेच 2026 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का आखिरी चैप्टर है, जिसे कृषि सांख्यिकी थर्ड यानी कि टोटल यहां से आपको ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। सांख्यिकी फर्स्ट और सांख्यिकी सेकंड हमने पढ़ा था। 4, 5, 2, 7, 3, 10 नंबर का टोटली सांख्यिकी से आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है सांख्यिकी पर तीनों ही चैप्टर में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसमें किस तरह से हमें बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो पहला होता है माध्य विचलन का गुणांक बताइए। तो माध्य विचलन का गुणांक है माध्य विचलन अपॉन प्रयुक्त माध्य। ये क्या लिखना है आपको? फार्मूला लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। माध्य विचलन एक निरपेक्ष मान है। यहां डैश 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 यानी कि रिक्त स्थान में आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो माध्य विचलन एक डैश 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 मान है, तो निरपेक्ष कौन सा मान है भैया? निरपेक्ष मान है। अगला, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए माध्य विचलन का सापेक्ष मान ज्ञात किया जाता है। तो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए को माध्य विचलन का कौन सा मान? सापेक्ष मान। कौन सा मान? सापेक्ष मान ज्ञात किया जाता है। माध्य विचलन और माध्य के अनुपात को माध्य विचलन गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन गुणांक या माध्य विचलन गुणांक कहते हैं। तो आपको ये ना, ये जो मैंने अंडरलाइन करा यानी कि इसका मतलब क्या भैया? रिक्त स्थान। समझ में आ गई ना? तो इस तरह के क्वेश्चन से रिक्त स्थान भरकर आने वाले हैं। अगला बात करें, इसे एम से निरूपित करते हैं भैया। ठीक है भैया, ध्यान में माध्य विचलन जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो, ठीक है, तो किसको? जब माध्य विचलन यानी कि सिग्मा, ठीक है, मापांक के अंदर ये जो दो डंडे का मतलब होता है, ये मापांक होता है। एक्स माइनस एम अपॉन बट्टा का मतलब एन। ठीक है, ये सिग्मा का उपयोग हमने करा था, है ना? इस सिग्मा का उपयोग करा था हमने काय के लिए भैया? योगफल के लिए। काय के लिए? योगफल के लिए। ठीक है, और एक इस तरह का सिग्मा आएगा जिसका हम बोलेंगे मानक विचलन के लिए उपयोग करेंगे। याद रखना, मानक विचलन किसके लिए उपयोग करेंगे? मानक विचलन के लिए इसका उपयोग करेंगे, दोनों साइन के लिए। माध्य विचलन है ना, मीन डिवाइजेशन की बात करेंगे तो जब आंकड़े अवर्गीकृत हो किंतु सारणीबद्ध हो तो उसके लिए मानक विचलन बराबर क्या होगा? सिग्मा एफ। ठीक है, जो बताया था मैंने अभी, क्या? मापांक, दो डंडे का मतलब मापांक के अंदर एक्स माइनस एम अपॉन क्या होगा भैया? सिग्मा एफ। ये आपके फार्मूले क्या करना है दोस्त? इस फार्मूले को आपको याद रखना ही होगा। जब तक याद नहीं रखोगे काम नहीं होगा। ठीक है, इन आंकड़ों को और इन फार्मूलों को आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपके नंबर में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं मानक विचलन की। तो इसे सिग्मा से निरूपित करते हैं, अभी बताया मैंने। ठीक है, इसे सिग्मा से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। तो मानक विचलन गुणांक क्या होता है? सिग्मा अपॉन एम। याद रखना, है ना? या यहाँ हिंदी में इसे मानक विचलन भी लिख सकते हैं। क्या लिखोगे भैया? सॉरी, मानक विचलन। ठीक है, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, है ना? पहले भी मैंने बताया था। अगला, विसरण या प्रसरण की हम बात करें तो इसे वी से यानी कि सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना, विचरण गुणांक ज्ञात करना है तो सिग्मा बटे एम इंटू 100 आपको याद रखना है। मानक विचलन जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तब, तो मानक विचलन मतलब क्या? सिग्मा बराबर अंडर रूट के अंदर, ठीक है, सिग्मा यानी कि योगफल कोष्टक में x माइनस एम कोष्टक बंद का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको क्या करना है दोस्त? याद रखना है। अगर नंबर अच्छे चाहिए तो याद तो रखना ही पड़ेंगे। ये फार्मूले हैं। अब इस फार्मूले की कोई ट्रिक ना होती है, ना याद करवाने के कोई कॉन्सेप्ट होते हैं भाई। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा तथ्य गलत है? तो माध्य ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि माध्य ऋणात्मक हो सकता है। मानक विचलन हमेशा धनात्मक होगा, या मानक विचलन ऋणात्मक हो सकता है। प्रसरण मानक विचलन का वर्ग होगा। तो आपका राइट आंसर मैंने बता दिया, समय के अभाव के कारण डायरेक्टली राइट आंसर आप याद करो। ठीक है, तो मानक विचलन कैसा होगा? ऋणात्मक हो सकता है, राइट आंसर। ये सिर्फ टाइप करने के लिए भैया मैं, कि आप एक बार आप देख लोगे तो कंफ्यूजन ना होगा कि हाँ यार इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं।
यदि आंकड़ों का प्रसरण 64 हो तो मानक विचलन होगा। मानक विचलन का सूत्र लगा के आप ज्ञात करो, कितना आएगा राइट आंसर? 8 आएगा। ठीक है, याद रखना मानक विचलन ज्ञात करते समय पदों का, अब याद मत रखना भाई, मैंने बता दिया कि 64 का 8 आएगा तो पता चल रहा है कि यार सर ने तो बताया था, है ना, कि याद रखना 8 आएगा। भाई यहाँ 8 की जगह 64 की जगह 68 दे दे तो मेरे माथे मत आना, मानक विचलन का सूत्र लगा के इसे सॉल्व कर लेना, है ना, जल्दी से। मानक विचलन ज्ञात करते समय पदों का विचरण लिया जाता है समांतर माध्य से। विचरण कहां से लोगे? समांतर माध्य से लेना है। अगला प्रश्न आएगा, माध्य विचलन मुख्यतः किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? तो याद रखना ए बी सी तीनों प्रकार से राइट आंसर, यानी कि समांतर माध्य से भी और बहुलक से भी, इन तीनों से ही ज्ञात किया जाता है क्या? माध्य विचलन। ठीक है, तीनों से ही ज्ञात किया जाता है माध्य विचलन। अगला प्रश्न है, विचलनों का वर्ग माध्य मूल मान क्या कहलाता है? मानक विचलन कहलाता है, क्या कहलाएगा? वन लाइन में क्वेश्चन अगर आ गया तो, विचलनों का वर्ग माध्य मूल मान क्या कहलाता है? मानक विचलन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन अगर वन लाइन में आ गया तो आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, मानक विचलन ज्ञात करते समय पदों का विचरण लिया जाता है कहां से? समांतर माध्य से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? समांतर माध्य से, अर्थमेटिक मीन से लिया जाता है दोस्त। अभी देख रहे हो ना ये, भाई क्या देख रहे हो? हाथ तो दिख ही गए होंगे, किसके हाथ है? दीदी के हाथ है बेटा, है ना, दीदी के। किसके हाथ है? दीदी के हाथ है, तो हाथ तो हमको दिख ही रहे होंगे। तो ये अपने कलर का कलर चार्ट या जो है ये ग्राफ जो दिख रहा है ना इनके हाथ में पेपर में, इस ग्राफ के माध्यम से वो पता लगा रहे हैं, तो इसी को तो हम सांख्यिकी कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? सांख्यिकी। अगला, चिन्ह को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था इसके पहले बेटा, जो चिन्ह लगा होता है उसे मापांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मापांक कहते हैं। ये जो दो डंडे हैं ना, ये जो डंडे, इन डंडे को क्या कहेंगे? मापांक कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, मापांक कहते हैं। मानक विचलन गुणांक कहलाता है विक्षेपण गुणांक। क्या कहलाता है? विक्षेपण गुणांक कहलाता है। मानक विचलन हमेशा होता है, तो याद रखना कैसा होता है? हमेशा धनात्मक होता है। बेटा ये ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से पूछे जाएंगे सॉरी, इसलिए इनको थोड़ा सा अच्छे से कवर करना, अच्छे से रट लेना, या तो रिक्त स्थान में, सत्य सत्य में, एक नंबर के क्वेश्चन में भी, एक वाक्य के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सारे क्या थे दोस्त? सारे ही ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, एक बार वो दिखा देता हूं थोड़ा सा जल्दी में, है ना। क्या था भैया? हम पढ़ रहे थे सांख्यिकी थर्ड वाला चैप्टर, मानक विचलन का गुणांक। ठीक है, माध्य विचलन अपन प्रयुक्त माध्य क्या कहलाता है? निरपेक्ष। राइट आंसर बता देता हूं, निरपेक्ष मान कहलाता है ना। विचलन का सापेक्ष मान ज्ञात किया जाता है किसके? माध्य विचलन का, जो किसे बोलते हैं हम सापेक्ष मान। क्या कहते हैं? सापेक्ष मान। याद रखना, सापेक्ष मान अनुपात को माध्य विचलन गुणांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसे एम से भी निरूपित करते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है भैया, इसे एम से भी निरूपित करते हैं। किसको? माध्य विचलन गुणांक को एम से निरूपित करते हैं। माध्य विचलन यानी कि सिग्मा, है ना, मापांक x माइनस एम, ठीक है, अपॉन n, ये फार्मूले। ठीक है, अगला माध्य विचलन का फार्मूला है भाई, याद रखना, इसको सिग्मा से प्रतिशत करते हैं। सिग्मा का मतलब होता है मानक विचलन। क्या होता है? मानक विचलन। ठीक है, ये फार्मूले भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये सही सत्य गलत मतलब ये आपसे पूछे गए हैं क्या में भैया? सही विकल्प में। क्या में पूछे गए हैं? सही विकल्प में। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो बच्चा बड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा, क्योंकि वो पूरी डिटेल नहीं पढ़ता है ना, तो गड़बड़ होती ही होती है। तो डिटेल पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को, जो मेन लॉन्ग वीडियो हम बनाते हैं, एक एक चैप्टर के 4-4, 5-5 वीडियो अब वो देगा। अब तो समय है ही नहीं, जैसे तैसे सर 12वीं पास हो जाए, हमारा काम हो जाए, है ना। कुछ बच्चे तो एग्रीकल्चर में है ही सही भाई, यही अब कहाँ वीडियो देखेंगे, अब तो खेल ही खत्म हो गया, अब तो अब आगे बढ़ना है ना। तो भैया उसके लिए अगर सच में पास होना चाहते हैं 12वीं, तो वीडियो जरूर देखें। ये मेरी गारंटी है 101% के साथ कि आप पास होगे, ये मेरी गारंटी। फेल होने वाले बंदों से मैं वादा कर रहा हूं। और जो 80-85% बना ले, जो छात्र बना रहे हैं, उन छात्रों से मेरा वादा है कि वीडियो आप देखिए, बराबर मात्रा में आप 90 प्लस करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब ये गारंटी अब ले रहा हूं भैया, तो कम से कम वीडियो तो देख लेना रे दोस्तों, है ना। नहीं तो पता चलेगा कि सर हम एग्रीकल्चर वाले हैं, हमको तो मैथमेटिक्स पढ़ना ही नहीं था, इस मैथमेटिक्स के चक्कर में तो हम एग्रीकल्चर में आए। एग्रीकल्चर में हमको जो घर पे पढ़ना था, गाय भैंस ढोर ढांडे जो संभालना था, अब हमको क्या मालूम था कि इधर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा।
भाई ज्यादा नहीं पढ़ो तो भाई रट्टा तो लगा लो मेरे दोस्त, है ना, ताकि कम से कम तुम उस सब्जेक्ट में पास हो जाओ। कृषि विज्ञान के गणित के मूल तत्व, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, चारों सब्जेक्ट उसके अंदर पूछे जाते हैं। थोड़ा थोड़ा भी याद करोगे तो सब पास हो जाओगे, ठीक है, कोई चिंता का विषय आपका नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज जो हमारा कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का आखिरी चैप्टर खत्म, ठीक है। तो अब हम फसल उत्पादन और जो कृषि गणित के मूल तत्व यानी कि चैप्टर हम क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो अच्छे से पेपर की तैयारी करो धूमधाम तरीके से, समझ में आ गई ना। शादी का माहौल चल रहा है, तुम्हें पता चल रहा है कि धूमधाम तरीके से तुम शादी कर रहे हो और बोर्ड इधर परीक्षा ले रहे हैं, है ना, इधर गुलाब जामुन खा रहे हो, इधर परीक्षा में अंडे आ रहे हैं, तो मतलब सब गड़बड़, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर अपने भविष्य के बारे में सोचें। बोर्ड एग्जाम बार बार देने का मन नहीं करेगा दोस्त, ठीक है। एक बार समय मिला है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लो, थोड़ा सा पास हो जाओगे तो भी तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, रुकना नहीं, पास हो जाओगे तो भी आजकल बीएससी एग्रीकल्चर के कहीं भी आपको कॉलेज मिल जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है ना। तो कॉलेज तो आपको कहीं भी मिल जाना है, बस पास हो जाओ, ठीक है। मेरे से संपर्क कर लेना, बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए मेरे से संपर्क कर लेना, ठीक है, गारंटी के साथ पास, और बीएससी एग्रीकल्चर भी पास, ठीक है। उसके लिए आपको इसी प्रकार से अब बचे हुए हमारे कुछ फसल उत्पादन के लेक्चर, तो उनके लिए हम जो है कंटिन्यू आगे लेक्चर बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं, वंदे मातरम।